it's me ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, we will start with class 4th and chapter number 12. In our previous video, we have completed our word meaning of this chapter, and today we will do question answer of this chapter. Okay, so let's start. और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर्स. फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है. लिस्ट व्हाट ऑल फोर्स कैन डू, और ये बताना है कि सारे के सारे फोर्स क्या कर सकते हैं. ओके, आंसर ए पुश और पुल ऑन एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को पुश और पुल करते हैं, खींचते हैं या धक्का देते हैं, इज कॉल्ड फोर्स. तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स कहते हैं. ओके, और ये क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, दिशा को चेंज कर सकता है. सेकंड, फोर्स कैन चेंज शेप, और शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. डायरेक्शन और शेप दोनों को फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रेविटी, हाउ इज इट यूजफुल. ग्रेविटी क्या है और ये कैसे यूजफुल है. ओके, आंसर द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स everything towards it. The force with which earth pull everything towards it. जिस फोर्स से क्या होता है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है, खींचती है. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है, कैसे यूजफुल है. ग्रेविटी होल्ड्स एवरीथिंग क्लोज टू दिस प्लानेट. ग्रेविटी जो है वो हर चीज को इस प्लानेट अर्थ के पास क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, हर चीज को खींचती है. ठीक है, पकड़े रखती है अर्थ पे. जैसे ट्रीज, वाटर, एनिमल्स एंड एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, ट्रीज, वाटर, एनिमल्स. ठीक है, सो इट इज यूजफुल, इसलिए ये क्या है, यूजफुल है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज फ्रिक्शन इम्पोर्टेंट. जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो कैसे इम्पोर्टेंट है. बिकॉज इट प्रिवेंट्स आवर शूज फ्रॉम स्लिपिंग ऑन पावमेंट. ये क्या करता है, हमारे जो शू होते हैं उनको क्या करता है, स्लिप होने से बचाता है. जब हम चलते हैं तो किसी पटरी पे या फिर किसी और चीज़ पे, रोड पे, व्हेन वी वॉक सो. ठीक है, जब हम चलते हैं तब ये हमें स्लिप होने से बचाता है. ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर हमारे शू में फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हम चल नहीं पाएंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे. इसलिए फ्रिक्शन होना ज़रूरी है. ओके स्टूडेंट्स, और फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. एंड व्हाई डू वी नीड टू डू सो, और हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों होती है. ओके, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी विच causes a lot of wear and tear in machine parts. फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है. जो मशीन के टूटे फूटे पार्ट्स होते हैं, डेट मूव अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, मूव करते हैं, उन पार्ट्स के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है. फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय ल्यूब्रिकेटिंग सरफेसेस. ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. जो चिकनाई जो होती है, जैसे ऑयल हो गया, चिकने जो पदार्थ होते हैं उनसे रिड्यूस कर सकते हैं हम. ठीक है, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं. लेट्स वी रिवाइज. फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी विच कोज अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर इन मशीन्स पार्ट दैट मूव अगेंस्ट ईच अदर. फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय लुब्रिकेटिंग सरफेसेस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स और फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर सिंपल मशीन. सिंपल मशीन्स क्या होती है. नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. आपको क्या बताना है, डिफरेंट टाइप्स की सिंपल मशीन्स के नेम बताने हैं. आंसर टूल्स दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर. जो टूल्स हमारा वर्क कैसा कर देते हैं, ईजी बनाते हैं इन आवर डेली लाइफ. दीज टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. उन टूल्स को क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं. जो भी
ऑब्जेक्ट, जो भी टूल्स क्या होते हैं, औजार, जिन चीज़ों से हम क्या कर लेते हैं, अपना वर्क इजी कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं अपना काम, उनको क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। यहाँ पे कितने टाइप की सिंपल मशीन है? 6 टाइप की। फर्स्ट इज लेवर, सेकंड इंक्लाइन प्लेन, थर्ड इज वेज, फोर्थ इज स्क्रू, फिफ्थ इज व्हील एंड एक्सल एंड लास्ट 6th इज पुली। ये 6 टाइप क्या हैं, किसके टाइप्स हैं? ये सिंपल मशीन्स के टाइप है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस you will write in your fair notebook of science and learn also. Okay, now students, we will start our new topic machines on page number 115. Okay, machine क्या होती है? यंत्र। Okay, a machine is something that makes our work easier and faster. मशीन क्या होती है? वो चीज़ होती है जो हमारे काम को आसान बनाती है। We use so many machine every day inside and outside the house. हम बहुत सारी मशीन का यूज़ करते हैं रोज़, ठीक है, अपने घर के बाहर और अपने घर के अंदर। कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सचर ग्राइंडर, कार, बसेस, कैलकुलेटर आर ऑल मशीन। ये जो सभी एग्जाम्पल हैं किसके हैं? मशीन्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये सभी क्या करते हैं? हमारे वर्क को इजी बनाते हैं। सिंपल मशीन्स, कार एंड बसेस आर बिग मशीन्स दैट आर मेड बाय पुटिंग टुगेदर मैनी स्मॉल मशीन्स। कार और बसेस क्या है? बड़ी मशीन है ये, ठीक है, और ये किससे बनी है? छोटी छोटी जो मशीन होती है उनको एक इकट्ठा करके बनाई जाती है। सच मशीन्स हैव मैनी पार्ट्स। इन मशीन्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। आर ए बिट कॉम्प्लिकेटेड टू यूज। इनको सभी पार्ट को यूज करना कठिन होता है। सीजर्स, हैमर, हैमर क्या होते हैं? हथौड़ा, एंड नाइफ, चाकू आर सिंपल मशीन। ये कैसी मशीन है? सिंपल मशीन है जिनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। सच मशीन्स हैव वेरी फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स। इनके मूविंग पार्ट्स नहीं होते। दे आर इजी टू यूज। इनको यूज करना आसान होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर। यहाँ पे अलग अलग टाइप की सिंपल मशीन है। फर्स्ट इज द लेवर इज ए long tool such as a pole or a rod but under an object to lift it. जो लेवर होता है वो एक रोड की तरह होता है, ठीक है, इसका एक पॉइंट तो क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है, और अदर जो पॉइंट होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है, इससे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मूवमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सिंपल मशीन इन व्हील एंड एक्सल। द एक्सल इज अ रोड। व्हील और एक्सल में क्या होता है? एक व्हील होता है और एक रोड जो इसके साथ अटैच होती है। पोल सेंटर इन अ व्हील डेट अलाउ द व्हील टू टर्न अराउंड इट। जो रोड इसके साथ अटैच होती है वो क्या करती है? इसको मूव करने में हेल्प करती है व्हील को। द व्हील देन स्पाइन इन अ बैलेंस सर्कल टू बी यूज एज ट्रांसपोर्टेशन ऑन अ बाइक और टर्न द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। ये कहाँ कहाँ पे होता है? ट्रांसपोर्ट्स में होती है ये अरेंजमेंट व्हील और एक्सल की। ओके स्टूडेंट्स, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इंक्लाइन प्लेन इज ए रैम्प और ए प्लेन सरफेस सेट एट एन एंगल टू अनदर सरफेस। इंक्लाइन प्लेन रैम्प होता है, ठीक है, स्लोप होता है, ढलान होती है। क्या करता है? इसका जो ये प्लेन सरफेस जो होता है उस पर सेट होता है किसी एंगल पे दूसरे सरफेस के साथ। वन एंड इज हाइयर देन द अपोजिट एंड। एक एंड हाइयर होता है, इसका एक एंड जो होता है रैम्प का हाइयर होता है, एक एंड लोअर होता है इसका, ठीक है। दिस अलाउज थिंग्स टू गो फ्रॉम अ लोअर प्लेस टू अ हाइयर प्लेस और वाइस वर्स। ये क्या अलाउ करता है? लोअर प्लेस से हाइयर प्लेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से लेके जा सकते हैं। इट टेक्स लेस एफर्ट टू मूव एन object up a ramp than it does to lift that object up the vertical distance. इससे आप क्या कर सकते हो? कम मेहनत करके, लेस एफर्ट करके आप मूव करा सकते हो ऑब्जेक्ट को रैंप पे, ठीक है। इससे क्या होता है? आप चीज़ों को उठा के नहीं लेके जाना पड़ता है। जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होता है, सीधे जो डिस्टेंस होता है उस पे चीज़ों को आसानी से लेके जा सकता है। रैम्प्स आर यूज्ड इन स्केटबोर्ड पार्क, व्हील चेयर रैम्प, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? स्केटबोर्ड पार्क में, व्हील चेयर रैम्प, टू गेट हैवी इक्विपमेंट इन
एंड आउट ऑफ द बैक ऑफ ट्रक्स। जो ट्रक का बैक होता है वहाँ पे भी जो चीज़ें रखनी होती है तो इसी की हेल्प से हम वहाँ पे रखते हैं। ए वेज, वेज क्या होता है? खूटा। कंप्राइज टू इंक्लाइंड प्लेन। वेज में क्या होते हैं? टू इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, ठीक है। द वेज इज यूज टू सेपरेट एन ऑब्जेक्ट अपार्ट। वैसे क्या करते हैं हम? किसी भी चीज़ को हम पार्ट्स में चेंज अलग अलग कर देते हैं, कट कर देते हैं। दिस इज नीडेड टू कट, टीयर और ब्रेक समथिंग इन टू पार्ट्स। अगर हमें किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में कट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? वेज का, नाइफ का, ठीक है, एक्स का। द पुली इज एक्चुअली वर्जन ऑफ ए व्हील एंड एक्सल। जो पुली होती है वो क्या होती है? व्हील और एक्सल होती है। इट इज कंबाइंड विद अ रोप। और जो पुली होती है वो किसके साथ कंबाइन होती है? रोप होती है इसके साथ, और चेन हो सकती है, और अदर कोड टू अलाउ मूविंग समथिंग अप एंड डाउन और बैक एंड थ्रू। इससे हम क्या कर सकते हैं? चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। द पुली कैन बी कंबाइंड विद अदर पुली टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ एफर्ट नेसेसरी टू लिफ्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट। अगर आपको ज़्यादा भारी सामान उठाना है तो ये आप आसानी से पुली की हेल्प से लिफ्ट कर सकते हो, ओके। और टू लोअर दैम डाउन। इट कैन ऑल्सो मेक्स मूविंग समथिंग सच एज फ्लैग अप। अगर आपको किसी फ्लैग को अप करना है तो इसकी हेल्प से, पुली की हेल्प से आसानी से कर सकते हो। पोल कन्वीनियंट टू डू फ्रॉम द ग्राउंड। अगर कोई पोल लगाना है ग्राउंड से ऊपर तो भी आप लगा सकते हो। पुलीज आर यूज्ड इन विंडो ब्लाइंड्स एंड डिस्प्लेस टू मूव दैम अप एंड डाउन। पुली से हम जो विंडो होती है उसको क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं अप और डाउन, और बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे कर सकते हैं। पुलीज आर ऑल्सो यूज्ड ऑन शिप टू रेज एंड लोअर लोड्स। अगर हमें शिप में ज़्यादा सामान उठाना है तो उसमें भी पुली की हेल्प से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑन क्रेन में यूज़ कर सकते हैं इसका, फॉर यूज इन मूविंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। और जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द स्क्रू कैन बी डिफाइन एज ए ट्विस्टेड इंक्लाइंड प्लेन। जो स्क्रू होता है वो ट्विस्ट होता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है। जो पेच होता है आपने देखा होगा, ठीक है, ट्विस्ट होता है। इट अलाउस मूवमेंट फ्रॉम ए लोअर पोजिशन टू ए हायर पोजिशन। ये कैसे मूव करता है? लोअर पोजिशन से मूव करता है और हायर पोजिशन तक मूव करता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट मूव्स इन अ सर्कल, और ये सर्कल पे भी मूव करता है। ए स्क्रू कैन ऑल्सो एक्ट टू होल्ड थिंग्स टुगेदर इन सम केसेस। तो ये जो स्क्रू होता है, पेच होता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि इससे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चीज़ों को एक जोड़ने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो स्कूल में बेंचेज होती हैं उसमें ये ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। So our reading of this chapter is completed. Now we will do exercise of this chapter. Match the followings. आपको सबसे पहले क्या करना है? मैच दी फॉलोइंग्स। रैंप को आप किसके साथ मैच करोगे? व्हील चेयर के साथ, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। वेज को किसके साथ मैच करोगे? टू इंक्लाइंड प्लेन। फ्यूल को किसके साथ मैच करोगे आप? हीट एंड पावर। सोलर कुकर को किसके साथ मैच करना है? हीटिंग, कुकिंग। पुली को किसके साथ मैच करना है? वर्जन ऑफ व्हील एंड एक्सल। मूविंग वाटर, हाइड्रो पावर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। ए रोड और पोल सेंटर्ड इन अ व्हील दैट अलाउ द व्हील टू टर्न अराउंड इट। जिस अरेंजमेंट में रोड या फिर पोल सेंटर में होते हैं किसके? व्हील के में, और क्या करते हैं? व्हील को मूव करवाते हैं, ठीक है, रोड के अराउंड। तो इसको कैसी अरेंजमेंट बोलते हैं? क्या है ये? एक्सल, AXLE, एक्सल, ठीक है। जो एक्सल होता है ये व्हील और एक्सल अरेंजमेंट है। द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी, ENERGY। नेक्स्ट इज ए प्लेन सरफेस सेट एट एन एंगल टू अनदर सरफेस। कोई प्लेन सरफेस है वो दूसरे एंगल पे किसी एंगल पे दूसरे सरफेस के साथ अटैच होता है तो वो क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन।
INCLINED inclined plane, PLANE plane. Next is energy that come from the force of moving water. जो एनर्जी मूविंग वाटर से हमें मिलती है वो क्या होती है? हाइड्रो एनर्जी, HYDROENERGY. नेक्स्ट इज दिस इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन एन बॉडी मूव द बॉडी. अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है. तो वो क्या कर रहे हैं? हमारा क्या हो गया? वर्क डन हो गया, WORK. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. सिंपल मशीन्स के टाइप बताने हैं. तो ये क्या है? सीसा. किसका एग्जाम्पल है? लेवर का. नेक्स्ट इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक है. नेक्स्ट में ये किसकी पिक्चर है? किसका एग्जाम्पल है? ये वेज का. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है टिक द ओड वन. जिस इसमें से ओड है उस पर आपको टिक करना है. फर्स्ट फ्रिक्शन, विंड एनर्जी, ग्रेविटी. फ्रिक्शन और ग्रेविटी फोर्स है, ये एनर्जी है, तो ये ओड हुआ. नेक्स्ट वॉशिंग मशीन, कार, सीजर्स. इसमें से वॉशिंग मशीन और कार क्या है? मशीन है. सीजर्स ये अलग हो गया. ठीक है, लेवर का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हैमर, नाइफ, कंप्यूटर. हैमर नाइफ सेम है, कंप्यूटर अलग है, इस पे टिक करोगे. सोलर एनर्जी, ग्रेविटी, फ्रिक्शन. तो ग्रेविटी और फ्रिक्शन सेम है बट सोलर एनर्जी डिफरेंट है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डू टिक द करेक्ट ऑप्शंस. द फोर्स दैट कीप द अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन. किस फोर्स की वजह से जो अर्थ है वो ऑर्बिट करता है सन के अराउंड? ग्रेविटी. ठीक है. द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन यूज्ड इन विंडो ब्लाइंड्स. कौन सी टाइप की सिंपल मशीन है जो विंडो ब्लाइंड्स में यूज करते हैं? पुली. ओके, जो चरखी होती है वो. ए ट्विस्टेड इंक्लाइंड प्लेन. ट्विस्टेड इंक्लाइंड प्लेन कौन सा होता है? स्क्रू. दीज आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर. कौन करता है हीट और पावर को प्रोड्यूस? जलने के बाद फ्यूल्स, ईंधन. ठीक है, जीवाश्म ईंधन. विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? स्मूथर द सरफेस, ग्रेटर द फ्रिक्शन. अगर स्मूथ है सरफेस तो फ्रिक्शन ग्रेटर होगा. ये क्या है? गलत है. ठीक है, नोट करेक्ट है ये, इस पे आप टिक करोगे. सो स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर टुडे इज कंप्लीटेड. यू विल फिल इन योर बुक एंड लर्न ऑल्सो. थैंक यू. हैव ए गुड डे. Hello student of 4th class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done 8 chapters reading. Our chapter name, Atlanta Lost the Race. And now in this class, we will start our word meaning, exercise A, exercise B, and exercise C. So let's start our word meanings. First है स्विफ्टेस्ट. स्विफ्टेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तेज. सिमिलर वर्ड क्या होगा इसका? फास्टेस्ट. SWIFTEST. सेकेंड है फॉर्चून. FORTUNE. फॉर्चून टेलर्स. TELLERS. टेलर्स. इसका हिंदी मीनिंग होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर. थर्ड है शूटर्स. SUITORS. शूटर्स. शूटर्स का हिंदी मीनिंग होता है लड़के. सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? एडमायर्स. फोर्थ है लीड. LEAD. लीड. लीड का हिंदी मीनिंग होता है नेतृत्व, अहेड. फिफ्थ है ब्लेड. BELIED. लाइट. लाइट का मतलब होता है झूठा साबित किया, झूठा साबित करना, प्रूव, फॉल्स. सिक्स्थ है अपना लास्ट, प्रिडिक्शन. PREDICTION. प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन का हिंदी मीनिंग होता है भविष्यवाणी करना. और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? ए, फोरकास्ट. सो गाइज, ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे. एंड लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन.
फर्स्ट है अटलांटा वाज वेरी ब्लैंक गर्ल। अटलांटा कैसी गर्ल थी? तो ए है हमारे पास ऑप्शन फुलिश, बी क्लेवर, सी टाल एंड डी ब्यूटीफुल। तो कैसी गर्ल थी वो? ब्यूटीफुल थी। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सी रिमेन्ड अनमैरिड एज नोबडी कुड डिफीट हर इन ब्लैंक। वह अब तक क्या थी? अनमैरिड थी, शादीशुदा नहीं थी, क्योंकि उसे कोई भी किस चीज़ में नहीं हरा सकता था। तो ऑप्शन है हमारे पास ए कुकिंग, बी रेसिंग, सी जंपिंग एंड डी वॉकिंग। तो किस में नहीं हरा सकता था उसको? रेसिंग में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है थर्ड, हिप्पो टुक आउट एन ब्लैंक फ्रॉम हिज बैग। हिप्पो ने अपने बैग से क्या निकाला था? फर्स्ट है एप्पल, सेकंड ऑरेंज, सी कोकोनट एंड डी पियर। तो क्या निकाला था उसने? एप्पल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ है द टोटल नंबर ऑफ एप्पल थ्रोन बाय हिप्पोपोटामस ब्लैंक। कितने एप्पल फेंके गए थे उसके द्वारा? तो ए है अपना 1, बी 5, सी 4 एंड डी 3। तो कितने एप्पल उसके द्वारा फेंके गए थे? 3 एप्पल्स। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट, अटलांटा वाज द स्वीटेस्ट रनर इन पेरिस। अटलांटा एक बहुत ही तेज़ रनर थी। कहाँ की? पेरिस की। तो वो कहाँ की थी? ग्रीक की थी, पेरिस की नहीं थी। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। सेकंड है मैनी शूटर्स विश्ड टू रेस विद अटलांटा। काफ़ी लड़के चाहते थे कि वो अटलांटा के साथ रेस करें। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। थर्ड है हिप्पोपोटामस बाउड टू पिक अप द थर्ड एप्पल। हिप्पोपोटामस ने अटलांटा को रेस में हराने के लिए कितने एप्पल्स का यूज़ किया था? 3 एप्पल्स का यूज़ किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी। फोर्थ है ही वोन द रेस एंड मेड अटलांटा हिज वाइफ। उसने रेस को जीत लिया और अटलांटा को क्या बना लिया? अपनी वाइफ बना लिया। तो ये स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी। एंड पार्ट सी है हमारा फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमें ब्लैंक फिलअप करने हैं सुटेबल वर्ड से। फर्स्ट है अटलांटा वाज द ब्लैंक रनर इन अ ग्रीक। कैसी रनर थी वो? स्विफ्टेस्ट रनर थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा? स्विफ्टेस्ट। सेकंड है हिप्पोपोटामस थ्रेव एप्पल्स इन द ब्लैंक ऑफ अटलांटा। किसके उसने फेंका था? पाथ। तो सेकंड में क्या आ जाएगा? पाथ। थर्ड है अटलांटा स्टॉप टू पिक अप द ब्लैंक एप्पल। थर्ड में क्या आ जाएगा? मैजिकल एप्पल उसने उठाने के लिए स्टॉप किया था वहाँ पे। फोर्थ है द थेमिक एप्पल्स बिलाइट द ब्लैंक प्रिडिक्शन। किसकी प्रिडिक्शन थी वो? एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन थी। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा हमारा? एस्ट्रोलॉजर। फिफ्थ है हिप्पोपोटामस वॉन अटलांटा फॉर हिज ब्लैंक। किसके लिए उसने अटलांटा को हराया था? अपनी ब्राइड। फिफ्थ में क्या आ जाएगा? ब्राइड बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड this chapter of word meaning and its exercise. Word meanings and its exercise write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 9 क्रिया। हम हर समय कोई न कोई काम करते रहते हैं, जैसे सोते हैं,
जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। हम इन कामों को प्रतिदिन करते हैं। ये सभी क्या है? क्रिया है। ये जो काम है ये क्या है? क्रिया है। प्रकृति में कुछ काम समय समय पर अपने आप भी होते रहते हैं। जैसे सूरज का उगना स्वयं उगता है, सूरज का छिपना, हवा का चलना, नदी का बहना, बादलों का घिरना, बारिश का होना। ये क्रियाएं प्रकृति में अपने आप होती रहती है। हम प्रतिदिन करते हैं सोना, जागना, खाना, पीना, पढ़ना, खेलना, हंसना आदि और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम करते हैं, बहुत सारे काम हैं। ये काम प्रकृति में अपने आप होते हैं। सूरज का उगना, छिपना, हवा का चलना, नदी का बहना, बादलों का घिरना, बरसना आदि। इस प्रकार आपने देखा काम का करना या होना। ये काम वो है जो किए जाते हैं और ये काम वो है जो प्रकृति में अपने आप होते हैं। इस बारे में हमें कौन बताता है? यह बताते हैं कुछ शब्द। इन शब्दों को कहते हैं काम वाले शब्द। तो बच्चों क्या बनेगी डेफिनेशन क्रिया की? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। आइए अब क्रिया के भेदों से मिल लें। क्रिया का पहला भेद है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सिद्धांत मालिश कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है सिद्धांत? मालिश करने का। माताजी खाना पका रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मनोज टीवी देख रहा है। यदि क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिले तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जैसे सिद्धांत क्या कर रहा है? मालिश। तो मालिश क्या हो गया? कर्म हो गया। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही माताजी क्या पका रही है? खाना। तो खाना कर्म है। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। यहाँ अखबार कर्म है। मनोज क्या देख रहा है? टीवी। तो यहाँ पर टीवी कर्म है। इसके बाद क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन सो रहा है, गौतम दौड़ रहा है, मनु हंस रहा था, अली आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आप यह तो पूछ सकते हैं कि सिद्धांत क्या कर रहा है, लेकिन क्या आप यह पूछ सकते हैं कि रोहन क्या सो रहा है? नहीं ना। इसलिए अकर्मक क्रिया में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। सोना, रोना, हंसना, दौड़ना, चलना, आना, जाना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। तो जिन वाक्यों में हम क्या शब्द से प्रश्न करने पर क्या द्वारा प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिलता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ क्या द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि जो रोहन सो रहा है, रोहन क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला। गौतम क्या दौड़ रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला। तो ऐसे जो क्रियाएं होती है वो कैसी होती है? अकर्मक क्रियाएं होती है। अब देखते हैं कि कर्ता क्या होता है। किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं इसलिए आप कर्ता हैं। आपकी अध्यापिका पढ़ा रही है, वे कक्षा में कर्ता के रूप में है। कर्म। कर्ता जिस काम को करता है उसे कर्म कहते हैं। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं इसलिए आप कर्ता हैं और पुस्तक कर्म है, और पढ़ क्रिया का संबंध पुस्तक से है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया, ये पाठ पढ़ाया, ये बताया कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, भेदों के बारे में समझाया कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। आपकी समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको करवाती हूँ इस पाठ के अभ्यास। अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान बताइए। उत्तर होगा, यदि क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और अकर्मक क्रिया में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
क्या पहचान होती है? यदि क्या द्वारा प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिले तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ये पहचान होती है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की। अगला प्रश्न है, चित्र देखिए, वाक्य पढ़िए और कर्म, क्रिया तथा कर्ता को नीचे लिखिए। वाक्य है, लड़की कहानी लिख रही है। यह काम कौन कर रहा है? लड़की। तो लड़की क्या हो गई? कर्ता। क्या क्रिया कर रही है? ये लिखने की क्रिया कर रही है, तो लिख हो गया क्रिया, और कर्म है कहानी। क्या लिखने की क्रिया कर रही है? कहानी। तो कर्म हो गया कहानी। ठीक है। इसके बाद है, खिलाड़ी खेल रहा है। यहाँ काम करने वाला कौन है? क्रिया करने वाला खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी हो गया कर्ता। क्या क्रिया कर रहा है खिलाड़ी? खेल रहा है, तो खेल हो गया क्रिया। और जो भी ये कोई खेल खेल रहा है वो हो गया इसका कर्म। लेकिन वाक्य में नहीं दे रखा इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग चित्र में देखिए कि ये जो खेल खेल रहा है वो इसका कर्म है। ठीक है। आगे है, चिड़िया बाग में चहक रही है। यहाँ क्रिया कौन कर रहा है? चिड़िया। क्या क्रिया कर रही है? चहकने की क्रिया कर रही है, तो चहक क्रिया हो गई और कर्म हो गया बाग। मोहन पी रहा है। यहाँ क्रिया करने वाला है मोहन, तो मोहन है कर्ता। और क्या क्रिया कर रहा है मोहन? पीने की क्रिया कर रहा है, तो पी हो गया क्रिया। और ये जो कुछ भी पी रहा है, पानी है, दूध है, जो कुछ पी रहा है वो उसका कर्म है। वाक्य में दे नहीं रखा इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें ये कर्म है। रिया कविता पढ़ रही है। यहाँ क्रिया करने वाली कौन है? रिया। तो रिया हो गई कर्ता। क्या क्रिया कर रही है वो? पढ़ने की क्रिया कर रही है, तो पढ़ हो गया क्रिया। और क्या पढ़ रही है वो? कविता। तो कविता हो गया कर्म। ठीक है। कबीर टीवी देख रहा है। कार्य को करने वाला कौन है? कबीर। तो कबीर हो गया कर्ता। क्या कार्य कर रहा है वो? क्रिया क्या कर रहा है? देखने की क्रिया। देख हो गया क्रिया और कर्म हो गया टीवी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया चुनकर लिखिए। हमारे पास ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें सकर्मक अकर्मक क्रिया चुनकर लिखनी है। अलका गा रही है। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? गाने की क्रिया। तो ये क्रिया सकर्मक में आती है, कुछ तो गा रही है वो। ठीक है। प्रार्थना, भजन वगैरह जो भी कुछ वो गा रही है, वाक्य में नहीं है, लेकिन ये सकर्मक में आएगा। जो गाना क्रिया है वो सकर्मक है। तुम ठंडा लोगे या गरम मंगवाऊँ? यहाँ मंगवाने का काम हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई कर्म हो रहा है, तो ये क्या है? मंगवाना क्रिया सकर्मक है। पिताजी, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। यहाँ क्रिया है हैं। ठीक है। और ये अकर्मक क्रिया है। ईशान ने कुत्ते को दूध चपाती डाली। क्या क्रिया हो रही है? डालने की क्रिया। डालने के लिए कोई ना कोई कर्म किया जाता है, कोई सामान डाला जाता है। यहाँ दूध चपाती डाली गई है, यानी कि कर्म किया गया है, तो डालना सकर्मक क्रिया है। बादल घिर रहे हैं। यहाँ क्रिया हो रही है घिरने की। बादल अपने आप घिरते हैं, उनको कोई किसी को ये करना नहीं पड़ता बादल को मतलब घिराने के लिए। तो जो घिरना क्रिया है वो अपने आप होती है, प्रकृति की वो है ये। तो ये जो घिरना क्रिया है ये अकर्मक है। बच्चे झगड़ने लगे। यहाँ झगड़ना क्रिया अकर्मक क्रिया में आती है। ठीक है। तो झगड़ना अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में कर्म को रेखांकित कीजिए। कर्म वाले वाक्यों के लिए क्या से प्रश्न बनाइए। पहला वाक्य इन्होंने दे रखा, भानु छत पर खेल रहा है। यहाँ कर्म है छत, लेकिन हम इससे क्या से प्रश्न नहीं बना सकते, कहाँ से बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न में दिया गया कि क्या से प्रश्न बनाइए, इसलिए हम इसका प्रश्न नहीं बना रहे। वैसे इसका कर्म क्या है? छत। जॉन जूस पी रहा है। इसमें जूस कर्म है, प्रश्न बनेगा जॉन क्या पी रहा है। हमारे गुरुजी हमें योगासन सिखाते हैं। इसमें कर्म है योगासन और प्रश्न बनेगा हमारे गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं? योगासन। माँ चाकू से खरबूजा काटती है। इसमें कर्म क्या है? खरबूजा। माँ चाकू से क्या काटती है? खरबूजा। ठीक है। आगे है, गुरमीत सुदेश को पुस्तक दे रहा है। इसमें कर्म है पुस्तक और प्रश्न बनेगा गुरमीत सुदेश को क्या दे रहा है? पुस्तक।
तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, ये अभ्यास कार्य मैंने आपको करवाए हैं। आपको ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today I will learn about input processing and output unit. As you know student, a computer is a machine which cannot work on its own. जैसे सभी स्टूडेंट जानते हैं कंप्यूटर क्या होती है, एक मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, जो अपने आप काम नहीं करती। इट नीड टू इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क, इसे किसकी हेल्प चाहिए, किसकी आवश्यकता होती है, एज ए इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क, काम करने के लिए एज ए इंस्ट्रक्शन। द लेटर और नंबर विच वी एंटर इनटू द कंप्यूटर एज इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डाटा। जो हम लेटर और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेस करता है डाटा के ऊपर एंड डिजायर्ड रिजल्ट। इन शॉर्ट ए कंप्यूटर वर्क ऑन 3 स्टेप। इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर 3 स्टेप्स पे वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस विद एन एग्जांपल। सपोज योर मदर वांट्स टू डर्टी क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। Put dirty cloth in the washing machine. Now washing machine work for some time. You get clean cloth as the result of the above 2 steps. Today we are doing input, process and output unit. First है collection of letter, word, numbers and picture etc. is called data, and to provide data and instruction to the computer is कॉल्ड इनपुट। कलेक्शन ऑफ लेटर, लेटर का जो कलेक्शंस होता है, वर्ड, नंबर एंड पिक्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डाटा, उसे क्या कहते हैं हम, डाटा। एंड टू प्रोवाइड डाटा, और जो हमारे जो डाटा होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में इनपुट एंटर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड और जो माउस होता है वो किस लिए यूज़ होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसके अंडर में होती है, डाटा एंटर होने के बाद क्या करते हैं हम, प्रोसेसिंग। क्या होती है कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन ए सीरीज ऑफ एक्शन डैट इज अप्लाइड ऑन इनपुट टू गेट टू डिजायर्ड आउटपुट। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्शन, एक एक्शन मतलब अप्लाई टू इनपुट, इनपुट डाटा एंटर करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड, जो हमारे रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करने के लिए उसके अंडर में जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं हम, प्रोसेसिंग। द CPU एक्ट एज प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो क्या किसका काम करता है, एक्ट करता है यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट का। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट प्रोसेस इनपुट, ये जो क्या काम करता है CPU, प्रोसेस इनपुट, जो इनपुट डाटा किया है उसकी प्रोसेसिंग करना, एंड गिव टू करेक्ट रिजल्ट, और जो प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है ये करेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो कौन से यूनिट होते हैं, आउटपुट। आउटपुट मीन द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट अप्लाइड टू द इनपुट। द एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट की जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनपुट। वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनपुट पर। द कंप्यूटर मेनली शोड द आउटपुट ऑन द मॉनिटर एंड थ्रू ए प्रिंटर। जो कंप्यूटर होता है मेनली किसके कैसे रिजल्ट शो करता है, मॉनिटर पे जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिस्प्ले करता है और प्रिंटर पर हार्ड कॉपी आउटपुट। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर विद एग्जांपल। अब क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट है, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस on the data 3 and 6 then we instruction for this computer। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमें 3 + 6 का एडिशन करना है, तो क्या करेंगे हम इनपुट में, इनपुट 3 + 6। नेक्स्ट क्या होगा फिर, नाउ द कंप्यूटर विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। एग्जाम्पल, इट विल
ऐड द नंबर 3 + 6। तो कंप्यूटर क्या करेगा यहाँ पे 3 + 6 को प्रोसेसिंग के अंडर में ऐड करेगा। प्रोसेसिंग में क्या होगा यहाँ पे 3 + 6। आफ्टर कैलकुलेशन द कंप्यूटर विल डिस्प्ले द रिजल्ट। कंप्यूटर रिजल्ट में क्या डिस्प्ले करेगा एज ए आउटपुट, और आउटपुट ऑफ द सम इट विल डिस्प्ले 9। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 9। इनपुट पे क्या किया हमने, इनपुट किया रो डाटा मीन 3 6 प्लस का। देन क्या हुई हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या किया इसने 3 + 6 को ऐड किया। तो आउटपुट रिजल्ट जो हुआ यहाँ पे 9। All students read this chapter very carefully. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 8. नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वाटर एंड सोइल। इंडिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर एंड सोइल, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको आपका सिलेबस बता देती हूँ। हमारे जो टोटल चैप्टर है इस बुक के अंदर 4th में, वो कितने चैप्टर हैं 18 है। 18 चैप्टर में से 7 हमने PT1 में रखे थे और 2 हम ऐसे 1 में लेंगे। तो 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 द ग्लोब एंड द मैप, 2nd द फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और 3rd द नॉर्थ माउंटेन एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स। 5th हमारा चैप्टर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और 13 चैप्टर स्टडी ऑफ द पास्ट, और 14 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और 16 लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे ये 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हाफ ईयर एग्जाम में हमारे 9 चैप्टर आएंगे। तो उसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वाटर एंड सोइल, जो आज हम करेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन। मतलब हमारे 9 चैप्टर्स होंगे जो हमारे हाफ ईयर एग्जाम के अंदर आएंगे। ये सारे 9 चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 5th, 13, 14, 16, 8 एंड 15, ये हमारे 9 चैप्टर्स हैं जो हाफ ईयर एग्जाम में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वाटर एंड सोइल। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्राकृतिक रिसोर्स मीन्स होता है संसाधन, ऑफ इंडिया वाटर एंड सोइल, हमारा जो जल है और मिट्टी जो है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक रिसोर्स है, उनके बारे में हम रीड करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा हमारा ये चैप्टर हमने प्रीवियस वाला लिया नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वो कौन से संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर एंड सोइल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फॉर अस। जो फॉरेस्ट हमारे जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर, सोइल जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते, हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें हमारी प्राप्त होती है वो हमें हमारी क्या कहलाती है? नेचर कहलाती है, नेचुरल कहलाती है। अब फर्स्ट हमारा वाटर। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित तत्व हैं, उन सभी को वाटर की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड फॉर ग्रोविंग क्रॉप। हमें वाटर की ज़रूरत होती है पीने के लिए, सब हमारा खाना पकाने के लिए, ब्रीथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड द क्रॉप ग्रो करने के लिए, फसल उगाने के लिए। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद ओशियंस। हमारी जो अर्थ सरफेस है उसका जो 1/3 पार्ट है, यानी कि 3/4 जो पार्ट है, यानी कि जो हमारी अर्थ के अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स किससे कवर्ड है? ओशियन से कवर्ड है, जिनके अंदर वाटर है। बट सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज सोल्टी। लेकिन सागर का जो वाटर होता है वो पीने के लिए लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि वो कैसा वाटर होता है? नमकीन वाटर होता है, नमक का वाटर होता है ओशियंस का। सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के जो सोर्सेज है, साधन है जिनसे हमें वाटर प्राप्त होता है। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट मीन्स दैट फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ गेट्स रिन्यूएबल व्हेन एवर इट्स रेन। क्या होता है कि अगर बारिश होती है और हमारी अर्थ के अंदर जब वाटर चला जाता है तो वो पुनः निर्मित हो जाता है फ्रेश वाटर में। रेनफॉल इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। रेनफॉल जो है वो वाटर का सबसे नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि वाटर का अगर कोई रिसोर्स ढूंढे तो वो वाटर का कोई सोर्स प्राप्त करे तो वो क्या है? रेनफॉल है। रेन वाटर
gets collect in rivers, lakes, ponds and some of its seeps into the ground टू मेक ग्राउंड वाटर। क्या होता है कि जो रेन वाटर है, जैसे हमारा रेन जो इवेपोरेशन होता है रिवर से, लेक से, पॉन्ड से या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे इवेपोरेशन होके और रेन के रूप में जब वो वाटर नीचे गिरता है तो वो अंडरग्राउंड हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो वो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। येट मोस्ट ऑफ द टाइम द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज यूज अप इज मच ग्रेटर देन द अमाउंट दैट गेट्स रिन्यूड थ्रो रेनफॉल। क्या होता है, कई बार जो वाटर है उसको रिन्यूएबल होने में बहुत सारा टाइम लगता है और उससे अधिक वाटर हम यूज कर लेते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। इसीलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यूज़ उसको ज़्यादा कर रहे हैं और रिन्यूएबल बहुत कम हो रहा है, इसीलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड एंड लेक। फ्रेश वाटर के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, नदी है, पॉन्ड है और लेक्स हैं। द रिवर दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय माउंटेन आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। जो रिवर्स जिन रिवर्स के अंदर जो स्नो मेल्ट होती है, उससे हमारी जो हिमालय के माउंटेन्स हैं उनसे स्नो मेल्ट होकर जब उनके अंदर पानी आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र आर सम सच रिवर्स। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और जो हमारी यमुना है वो रिवर्स ऐसी रिवर्स है जो हिमालय से स्नो मेल्ट होने के कारण उनके अंदर वाटर आता है। वाटर इज़ अवेलेबल इन दीज रिवर ऑल द ईयर राउंड। ये जो नदियाँ हैं इनके अंदर पूरे साल वाटर अवेलेबल रहता है, क्योंकि पूरे साल स्नो मेल्टिंग होती रहती है। द रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर रेन फीड और नॉन पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स होता है 12 मासी नदियाँ जो पूरे साल बहती हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि जो पेनिसुलर इंडिया है, यानी कि इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, उसके अंदर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ हैं वो बारिश से पानी प्राप्त करती है, यानी कि बारिश के मौसम में बहती हैं, और इनको हम नॉन पेरेनियल रिवर्स कहते हैं, यानी कि ये वर्षा नदियाँ हैं, ना कि 12 मासी नदियाँ हैं। 12 मासी नदियाँ ये नहीं हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम फार्मर्स इन इंडिया। इंडिया के लिए जो फार्मर्स हैं उनका मेन सोर्स क्या है वाटर का, रेन है। बट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन रेनफॉल का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये डू यू नो दिया हुआ है, क्या आप ये जानते हैं, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर वाटर इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म के अंदर। बेटा ये कुछ वाटर के सोर्सेज दिखाए हुए हैं, जैसे रिवर्स है, कैनाल्स है, वेल है और पॉन्ड है। उसके बाद है ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। और रेनफॉल होना भी फिक्स नहीं है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सभी जगहों पर भी वो समान रूप से रेनफॉल बारिश नहीं होती है। इट मीन्स दैट वाइल सम प्लेस गेट ए गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल अदर डू नॉट। क्या होता है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्थान तो ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में हमें बारिश प्राप्त होती है और कई स्थानों पर नहीं होती है। मोर ओवर इट डज नॉट रेन ऑल द ईयर राउंड। और ये नहीं है कि पूरे साल ही बारिश होती रहती है। देयर फोर वाटर शुड बी कंजर्व्ड बाय बिल्डिंग कैनाल्स, वेल, डैम, रिजर्वर्स एंड टैंक्स। इसीलिए जो बारिश का वाटर है उसको हमें कैनाल्स में, वेल्स में, डैम्स में और रिजर्वर्स में जो जलाशय है और टैंक्स में कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है डैम। ए बैरियर दैट ब्लॉक्स एंड स्टोर फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड ए डैम। एक बांध यानी कि एक रास्ते के अंदर रुकावट जो बहते हुए पानी को रोकती है वो क्या कहलाता है, डैम कहलाता है। डैम हैव वॉल्स विद स्पेशल गेट्स कॉल्ड स्लश गेट्स। क्या होता है, जो डैम है उसके स्पेशल गेट्स होते हैं दीवारों के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं, स्लश गेट्स कहते हैं। दीज गेट्स कैन बी ओपन एंड क्लोज
टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ये जो गेट्स हैं इन डैम्स के अंदर, इनको खोला जाता है और इनको बंद किया जाता है वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वाटर के बहाव को कंट्रोल करने के लिए। वाटर इज स्टोर्ड इन ए रिजर्वर्स, आर्टिफिशियल लेक्स जो होती हैं उनको हम रिजर्वर्स कहते हैं, जलाशय कहते हैं, बिहाइंड द डैम, और डैम के पीछे वाटर को स्टोर किया जाता है रिजर्वर्स में जो बनाए हुए हैं कृत्रिम रूप से, जो लेक्स बनाई हुई हैं उनके अंदर। दिस स्टोर्ड वाटर इज कैरिड टू द फील्ड थ्रो कैनाल्स। ये जो स्टोर वाटर है इनको जो कृषि भूमि क्षेत्र है उनके अंदर कैनाल्स के रूप में भेजा जाता है, कैनाल में भेजा जाता है। इन ए डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट द जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी। एक जो बांध है उसके अंदर वाटर को हाइट से गिराया जाता है, क्या जनरेट करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न करने के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जलीय विद्युतीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। फ्लड आर कंट्रोल्ड बाय डैम। फ्लड जो है वो डैम्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फिशेज आर ऑल्सो ब्रेड इन डैम्स। जो फिशेज हैं उनको भी डैम्स के अंदर रखा जाता है। उसके बाद है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसके नाम से क्लियर हो रहा है। मल्टी मतलब बहुत सारे, पर्पज़ मतलब उद्देश्य, और प्रोजेक्ट बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसे कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट क्या है? इफ़ ए डैम सर्व मोर देन वन पर्पज। एक बांध जो एक से अधिक उद्देश्य प्रदान करता है उसे इट इज कॉल्ड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। इन इंडिया सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर। इंडिया के अंदर बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, वो कुछ जो हम बता रहे हैं। भाखड़ा नैंगल डैम, जो भाखड़ा नैंगल डैम है, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज, हिमाचल प्रदेश। ये रिवर जो सतलुज है उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश में बनाया हुआ है। इट फॉर्म्स ए बिग ह्यूमन मेड लेक ऑफ इंडिया कॉल्ड गोविंद सागर लेक। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई लेक बनाई हुई है जिसे हम कहते हैं गोविंद सागर लेक। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। ये जो प्रोजेक्ट है ये सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए दिल्ली और उसके नेबरिंग स्टेट्स में वाटर प्रोवाइड करवाती है। कौन सी लेक है? गोविंद सागर लेक। सेकेंड है फरक्का बैराज। इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। ये बनाया गया है गंगा नदी पर वेस्ट बंगाल में। इट प्रोवाइड्स वाटर टू वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ये वाटर प्रोवाइड करवाता है किसको? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर जो वैली प्रोजेक्ट है ये क्या करता है? इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर दामोदर। ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डैम दैट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन टू वेस्ट बंगाल। ये एक ऐसा डैम है जो वाटर प्रोवाइड करवाता है सिंचाई के लिए। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है शारदा सरोवर डैम। शारदा सरोवर जो डैम है इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा। ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इट गिव्स वाटर टू द ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ये राजस्थान और गुजरात का जो सूखा क्षेत्र है उनको वाटर प्रोवाइड करवाता है। कौन सा? शारदा सरोवर डैम। उसके बाद नेक्स्ट है हीराकुंड डैम। इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर महानदी इन उड़ीसा। ये महानदी जो है उड़ीसा के अंदर उसके ऊपर बनाया गया है, उस नदी पर बनाया गया है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम क्या है? द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा इन आंध्र प्रदेश। ये नागार्जुन सागर जो डैम है ये नदी कृष्णा पर बनाया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है इदुक्की डैम। द इदुक्की डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर प्रेरियार इन केरला। जो ये इदुक्की डैम है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? प्रियार जो नदी है केरला के अंदर उसके ऊपर बनाया गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। बेटा इस चैप्टर को आगे जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। सो थैंक यू।
Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete our exercise 7.1. Today we will start our exercise 7.2. First of all, we understand equivalent fractions. Fractions which have same values are called equivalent fractions. Students, ऐसे फ्रैक्शन जिनकी सेम वैल्यूज होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल 1/6 and 3/18 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ टू चेक वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, ये कैसे चेक करेंगे गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये चेक करेंगे. स्टूडेंट्स, हियर टू फ्रैक्शंस आर गिवन 1/6 and 4/24. नाउ वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बेटा इस मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 24 एंड सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24. द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सो गिवन फ्रैक्शन इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ हाउ टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. स्टूडेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे गेट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ हायर ऑर्डर. स्टूडेंट जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हायर ऑर्डर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गेट करते हैं. फॉर एग्जांपल 2/3 इज फ्रैक्शन ऑफ लोअर ऑर्डर. स्टूडेंट्स हमें गिवन है 2/3 फ्रैक्शन एक लोअर ऑर्डर. नाउ स्टूडेंट्स 4/6 for equivalent fraction of 2/3 of higher order and obtained by multiplying the numerator and denominator by both by 2. Students 2/3 को हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके 4/6 का एक हायर ऑर्डर का फ्रैक्शंस गेट कर लिया है. नाउ by dividing the numerator and denominator with the same number we get the equivalent फ्रैक्शन ऑफ लोअर ऑर्डर. स्टूडेंट जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं देन वी गेट द फ्रैक्शन ऑफ लोअर ऑर्डर. फॉर एग्जांपल 10/30 फ्रैक्शन हमें गिवन है एक हायर ऑर्डर का फ्रैक्शन. अब स्टूडेंट सेम नंबर से इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, सो वी गेट लोअर ऑर्डर फ्रैक्शन 2/6. नाउ स्टूडेंट रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोअरेस्ट टर्म. एक फ्रैक्शन को लोअरेस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे? To reduce a fraction to its lowest term, divide the numerator and denominator of the fraction by the HCF of numerator and denominator. Students एक फ्रैक्शन को उसके लोअरेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सबसे पहले HCF फाइंड करना होगा और उस जो HCF आएगा उससे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है. Student, we start our exercise 7.2. Question number first, find the equivalent fraction of higher order of the following. Student को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इनका हायर ऑर्डर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं. बेटा हायर ऑर्डर में हम क्या करने हैं, गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, सो ऑन किसी भी नंबर से कर सकते हैं. बट बेटा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2, तो सेम नंबर 5 डिनोमिनेटर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो स्टूडेंट्स 3 × 2 = 6 एंड 5 × 2 = 10. स्टूडेंट बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि जैसे न्यूमरेटर 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिनोमिनेटर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. स्टूडेंट्स ये मेथड गलत है, हमें ऐसे नहीं करना है, इससे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएगा. स्टूडेंट्स आप चाहो तो यहाँ 2 की जगह 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से ही न्यूमरेटर को, 3 से ही डिनोमिनेटर को, 4 से भी कर सकते हैं. सो ऑन स्टूडेंट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट वी डू आवर पार्ट डी. स्टूडेंट पार्ट डी में हमें 6/12 एक फ्रैक्शंस गिवन है. 6/12 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 3. सो स्टूडेंट्स these are 18 and 12 3s are 36. So students 18/36 is the equivalent fraction of 6/12.
Now question second, find the equivalent fraction of lower order of the following. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें लोअर ऑर्डर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। लोअरेस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं, गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करना है। स्टूडेंट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यदि दोनों 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे सेम उसी नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। So student, part A, our fraction is 15 upon 18. Now we solve 15 upon 18. Students, 15 और 18 किसके टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। Now we divide 15 by 3 and 18 by 3. So student, 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, एंड जब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे जब क्या आएगा 6। सो स्टूडेंट 5/6 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/18 बाय लोअर ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट पार्ट डी, 24/66 एक फ्रैक्शन स्टूडेंट हमें गिवन है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है लोअर ऑर्डर से। स्टूडेंट्स 24/66 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर से डिविजिबल है। लेकिन स्टूडेंट हमें ऐसे नहीं करना है कि 24 को तो 3 से डिवाइड कर दिया एंड 66 को 2 से डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स ये रॉन्ग मेथड है। स्टूडेंट जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं सेम उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट वी डिवाइड 24/66 बाय 6। सो स्टूडेंट्स 24 divided by 6 and 66 divided by 6। स्टूडेंट जब हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4, एंड जब हम 66 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 11। सो स्टूडेंट्स 4/11 इज ए फ्रैक्शन ऑफ 24/66 बाय लोअर ऑर्डर मेथड। I think students you understand. Now you can easily do remaining parts of question number second. Question number 3, write 3 equivalent fraction of each of the following. Student question number 3 में हमें given fractions के 3 equivalent fractions write करने हैं। देखो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हायर ऑर्डर से मीन्स गिवन फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, या लोअर ऑर्डर से गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट पार्ट सी 11/12। स्टूडेंट्स हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट आप अदर नंबर से भी इनको मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम 11/12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22 एंड 12 2 ज़ा 24। नाउ स्टूडेंट सेकेंड में हम 11/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3। सो स्टूडेंट्स 11 3 ज़ा 33 एंड 12 3 ज़ा 36। नाउ स्टूडेंट थर्ड में हम 11/12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 4। सो स्टूडेंट 11 4 ज़ा 44 and 12 4 ज़ा 48। So student 3 equivalent fractions of 11/12 is 22/24 and 33/36 and 44/48। I think students you understand. Now you can easily do remaining parts of this question. Question number 4, convert each of the following fraction into the lowest term. Student question number 4 में हमें given fraction को lowest term में convert करना है, means given fractions का smallest equivalent fraction find करना है। नंबर 4 के हर पार्ट में हमें पहले HCF फाइंड करना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स ऐसा नंबर जो गिवन फ्रैक्शन के दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, मीन्स रिमाइंडर 0 बचे। सो स्टूडेंट आवर पार्ट ए 15/35, HCF ऑफ 15 and 35 is 5.
Now student, we divide numerator and denominator by HCF. Here is 5. So student, 15 divided by 5 and 35 divided by 5. स्टूडेंट्स, जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, एंड जब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 7. सो स्टूडेंट, 3/7 is the lowest term of 15/35. Now part E, 2/12. First of all, we find HCF of 2 and 12 is 2. Now we divide 2/12 by HCF. 2 divided by 2 and 12 divided by 2. स्टूडेंट, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, एंड जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6. सो स्टूडेंट, 1/6 इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 2/12. I think student you understand. Now you can easily do remaining parts of question number 4. Write a number in each box to make the two फ्रैक्शंस इक्विलेंट. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ बॉक्सेस गिवन है, इनमें 2 फ्रैक्शंस को इक्विलेंट करके नंबर राइट करना है. स्टूडेंट, इक्विलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, या तो गिवन नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के किसी भी पार्ट में सेम नंबर से डिवाइड नहीं किया गया है, तो ये चेक करके किस नंबर से इक्विलेंट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है, उस नंबर से गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके इक्विलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट, और गिवन बॉक्सेस में नंबर राइट करना है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, 5/11 एक फ्रैक्शन गिवन है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मिसिंग है, डिनोमिनेटर गिवन है 33. स्टूडेंट, हम फर्स्ट फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूमरेटर तो मिसिंग है, सो हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे. स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 है और यहाँ पे 33. सो स्टूडेंट, हम 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर वो 33 आ जाए. या स्टूडेंट, आप 33 को 11 से डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया. नाउ स्टूडेंट, वी मल्टीप्लाई 5/11 by 3. सो 5 multiplied by 3 and 11 multiplied by 3 is equal to 5 3 जा 15 and 11 3 जा 33. सो स्टूडेंट, 15/33. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 53 तो गिवन है, मिसिंग नंबर क्या है 15. पार्ट टाइप में हमें फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है 8/12 एंड सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर मिसिंग है. स्टूडेंट्स, 8 की टेबल में 32 किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे. मीन्स 8 को 4 नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है 32. तो हम सेम एज 12 को भी 4 नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट, 12 4 जा 48. Now question number 6, check whether the following pairs of fraction are equivalent or not. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पेयर्स गिवन है, हमें चेक करना है या नहीं है. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है, 4/5 एंड 5/6. स्टूडेंट्स, गिवन फ्रैक्शन नहीं है, ये चेक करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय सेकंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर. सो 4 multiplied by 6 is equal to second fraction numerator by first fraction denominator. So student, 5 multiplied by 5 is now 4 6 जा 24 and 5 5 जा 25. दोनों मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट अलग अलग है. स्टूडेंट्स, हम राइट कर देंगे नो, मीन्स गिवन फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट. क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द लाइन. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इनको लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. नाउ स्टूडेंट, पार्ट बी 7/8. स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसके पॉइंट्स के ऊपर हम 0 और 1 राइट करेंगे, और फिर स्टूडेंट आप कुछ भी नेम राइट कर सकते हैं. स्टूडेंट, और डिनोमिनेटर इज 8. सो स्टूडेंट, हम इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. Now student, each parts represent 1/8. Now student, our numerator is 7. So student, 7 part represents 7/8. Now student, इस पार्ट का हम नेम राइट कर देंगे C. C represents 7/8. I think student you understand our question number 7.
I think student you understand now. You can easily do complete exercise of 7.2. So thank you students. Have a nice day.